नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिस्क इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। रिस्क इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ये वो सभी जगहों पे यूज़ की जा सकती है जहां पर हम कार्य करने के दौरान होने वाले खतरों और उससे होने वाली घटनाओं को कम करने के लिए कंट्रोल मेजर्स का डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजन लेने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे ये खतरे कितने बड़े हैं और कितने सीरियस हैं। तो चलिए समझते हैं रिस्क इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को। यहां हमने एग्जाम्पल के तौर पर 8x8 मैट्रिक्स जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है उसका यूज किया है। तो दोस्तों आज के एजेंडे में है लाइक्लीहुड, सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी। ये चार डेफिनेशंस को हल्के में समझेंगे सो दैट हम आगे रिस्क इवैल्यूएशन करते समय इन चीजों के द्वारा होने वाले चेंजेस को आसानी से समझ सकें। उसके बाद व्हाट इज रिस्क मैट्रिक्स और व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्या है। तब हम पढ़ पाएंगे कि रीड मैट्रिक्स करना कैसे है और इसके साथ ही साथ सीवियरिटी लेवल को कैसे डिटरमिन करें। और हम लोग जान पाएंगे कि रिस्क मैट्रिक्स को पढ़ के हम लोग सीवियरिटी लेवल को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डेफिनेशंस की तरफ। तो इन डेफिनेशंस में सबसे पहले आता है लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड का मीनिंग है चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, यानी क्या ये घटना साल में एक बार होगी, क्या ये साल में 10 बार से ज्यादा हो सकती है, क्या इसका हमारे टाइप की इंडस्ट्री में होने का चांसेस है, क्या ये हमारे टाइप की इंडस्ट्री में पहले हो चुकी है। तो इस तरह की चीजों को हम लाइक्लीहुड कहते हैं। किसी भी घटना के होने पर वह काफी खराब, बहुत सीरियस या बहुत दुखदाई हो सकती है, इसको उसकी सीवियरिटी कहते हैं। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार यह घटना एक ही समय में एक बार हो सकती है कि एक से ज्यादा बार हो सकती है, इसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी उसके होने की निरंतरता को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और आखिरी में प्रोबेबिलिटी, जैसे कि किसी सिक्के को उछालने पर उसके हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस बराबर होते हैं, इसको उसकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सिक्के के केस में हेड आने की 50% और टेल आने की 50% होती है, बट यहां पर इंसिडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हमें देख करके निकालना पड़ता है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। A risk matrix is a matrix that is used during risk assessment to define the level of risk by considering the category of probability or likelihood against the category of consequence severity। यानी ये रिस्क मैट्रिक एक ऐसी मैट्रिक्स है, यहां पर जो हमने एग्जाम्पल में 8x8 लिया है, जो कि रिस्क असेसमेंट के दौरान हमें डिफाइन करने के लिए मददगार होती है लेवल ऑफ रिस्क को, बाई कंसिडरिंग कि उसकी कैटेगरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि हमने पहले समझ लिया है, और साथ ही साथ उसकी लाइक्लीहुड या कैटेगरी ऑफ कॉन्सिक्वेंस सीवियरिटी, यानी वह कितना खराब हो सकती है, इनके बीच के रिलेशन को समझाने वाली जो मैट्रिक्स है उसको रिस्क मैट्रिक्स कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने समझा कि रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स क्या है, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी के बीच के कनेक्शन की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और ये एक विजुअल टूल है जिसमें कि हमको ये पता चलता है कि हमारे जो रिस्क हैं उसके द्वारा हमारा बिजनेस और साथ ही साथ हमारे कितने लोग अफेक्ट होंगे। तो एक रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स लाइक्लीहुड और उसके द्वारा होने वाले इंपैक्ट के बीच के रिलेशन को हमें दर्शाता है। तो अभी जानते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। एक रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स से हमारे बिजनेस में होने वाले रिस्क को हम पहले से जान सकते हैं, और ये जानकारी हमें हमारे प्रिवेंटिव और मिटिगेटिव बैरियर्स को और उन कंट्रोल्स को लागू करने में हेल्पफुल होती है, जिससे हम होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं या मिटा भी सकते हैं, या इससे द्वारा होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर में भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कैसे पढ़ेंगे इस मैट्रिक्स को, या किसी भी कार्य को करते समय इस मैट्रिक्स का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, वह हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी 8x8 मैट्रिक्स। इसमें टॉप पर जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, उसमें 1 to 8 नंबर्स दिए गए हैं, जिसमें कि हमारा लाइक्लीहुड है, यानी एक नंबर ये कभी भी नहीं होगा या इसके होने के चांसेस बहुत कम है, और 8 नंबर यानी कि ये हर साल में एक बार या उससे ज्यादा हो सकता है, या इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखते हैं सीवियरिटी लेवल, जो कि नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में है। इससे हमें पता चलता है कि यहां पर होने वाले खतरे से जो अफेक्ट होता है, यानी हमारे आदमी और बिजनेस,
वह नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं। नीचे हो सकता है कि हमारे लोगों को कम से कम क्षति हो या बिजनेस को कम से कम इम्पैक्ट हो, लेकिन जैसे जैसे यह ऊपर की तरफ बढ़ेगा हमारे होने वाले खतरे से क्षति बढ़ती जाएगी। और अब चलते हैं सबसे नीचे, जहां दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी या उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि होने के चांसेस लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे या उसके होने की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उसे हम लेफ्ट से राइट में बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है और रिस्क को कैसे कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले सबसे कम वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका लाइक्लीहुड जो कि टॉप पर है वो कम से कम है, यानी ये कभी भी हुई नहीं आज तक और इसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो लाइक्लीहुड रहेगा 1। इसके अलावा उससे होने वाली क्षति या उससे होने वाले लोगों को नुकसान या बिजनेस को नुकसान बेहद ही कम रहेगा, तो रहेगा नीचे में 1। इस तरह से ये जो रिस्क निकल करके आ रहा है ये वाइट है। तो चलिए अब लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल जिसमें इसके होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, यानी नंबर है 4 लाइक्लीहुड का जो कि टॉप पर है, और साथ ही साथ उसकी सीवियरिटी जो है ये भी थोड़ी ज्यादा है, यानी इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग या 4 से ज्यादा लोग या कुछ ज्यादा लोग को हानि हो सकती है। तो नंबर आता है 7, जो कि आप देखेंगे तो सेंटर में है ब्लू। तो यहां अगर ब्लू रिस्क है तो इसके कंट्रोल मेजर्स, प्रिवेंटिव और मिटिगेटिव सभी चीजों को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि इससे हमारे लोगों को होने वाली हानि को हम कम से कम कर सकें। अब लेते हैं एक बड़ा एग्जाम्पल। मान लेते हैं ये चीजें रोजाना हो रही हैं, जैसे गाड़ियों के एक्सीडेंट या लीक, इस तरह की चीजें अमूमन होती ही रहती हैं और हम लाइक्लीहुड लेते हैं 7। साथ ही साथ अगर कोई गैस है, यानी जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो इनके लीक के बाद में हाइड्रोजन का खतरा बेहद ज्यादा होता है, तो हम उसको ले सकते हैं 6 या 7 की प्रोबेबिलिटी में। तो हमारा टोटल स्कोर बनता है 13 का, जो कि पर्पल रिस्क में आता है। पर्पल रिस्क में हमारे जो प्रिवेंटिव और मिटिगेटिव बैरियर्स हैं वे हमारे लोगों को बचाने में उतने सक्षम नहीं भी हो सकते। तो इस तरह से अगर कोई भी रिस्क ब्लू रिस्क से ज्यादा चला जाता है तो हमें इधर उस काम करने के तरीके को या उस खतरे को कम से कम करने के लिए काम शुरू करने से पहले सभी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने 8x8 मैट्रिक्स को अच्छे से समझा है तो इसका यूज करके आप अपने कार्य को वह कितना सेफ है या अनसेफ है वो निकाल सकते हैं और साथ ही साथ उसमें प्रिवेंटिव मिटिगेटिव बैरियर्स को डाल करके अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप इसके अलावा और भी काफी कुछ स्टडी करें ताकि आपको अपने जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसके हैजार्ड यानी कि खतरे साफ साफ दिखाई दें और आप इसके बारे में इंडस्ट्री में हुए हादसों के बारे में भी पढ़ें ताकि आपको उसका लाइक्लीहुड अच्छी तरह से निकालना आ सके। अगर हम इसमें से किसी में भी गलती करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो रिस्क है वो पर्पल का हो लेकिन हमें वो ब्लू दिखे या टॉर्कोइज दिखे या वाइट दिखे। तो हमें इसको निकालने से पहले अपने कार्य के बारे में तथा इंडस्ट्री में हुए एक्सीडेंट्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो यहां पर पूरे कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं आपके सामने वॉल्ट डिज्नी का एक स्टेटमेंट रखना चाहता हूं। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग, यानी अब समय है कार्य करने का। बातें बंद करके हमें कार्य शुरू करना चाहिए और लगातार कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जो कार्य करने जा रहे हैं उसके रिस्क को कम से कम कर सकें। इसको करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। ये जो 8x8 मैट्रिक्स आज आपने यहाँ पर सीखी है, इसके द्वारा आप अपने और अपने परिवार वालों का, साथ ही साथ अपने दोस्तों का और अपनी टीम का खतरा कम से कम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस समरी को अच्छी तरह से समझें। किसी भी कार्य में होने वाला लाइक्लीहुड, यानी वह कितनी बार हो सकता है, इंडस्ट्री में कब हुआ था उसके बारे में जानकारी लेना, प्रोबेबिलिटी उसके होने के चांसेस कितने हैं, सीवियरिटी वह कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में जानकारी लेने के बाद रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स को अच्छी तरह से देखिए और अपने रिस्क को एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद आप उसके प्रिवेंटिव और मिटिगेटिव बैरियर्स को डिफाइन करिए। डिफाइन करने के बाद ही आपको उसका रेसिडुअल रिस्क मिलेगा। रेसिडुअल रिस्क के ऊपर ही आपको अपना कार्य करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं वह वाइट रिस्क में हो, ना कि ब्लू, टॉर्क्वाइज या पर्पल रिस्क। पर्पल रिस्क में हमें बिल्कुल भी कार्य नहीं करना चाहिए।
तो धन्यवाद दोस्तों, आपने एक बहुत ही संजीदा टॉपिक चूज किया और उसको अच्छे से समझा। अब मैं चाहता हूं आप खूब प्रैक्टिस करें और अपनी टीम के लिए रिस्क को कम करें। यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेफ्टी के ऊपर और भी वीडियोस देखने को मिले। धन्यवाद।